नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में आज गणित शिक्षण में मैं अमरजीत, सहायक अध्यापक एलटी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुंगोली, टिहरी गढ़वाल से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में कक्षा 8 विषय गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत संबोध, रैखिक समीकरण का परिचय एवं हल, इस पर हम चर्चा करेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होती हैं, किस प्रकार बनती हैं और किस प्रकार उन रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। आज गणित शिक्षण के इस कक्षा में हमारे इस संबोध के अंतर्गत चर्चा के बिंदु यह होंगे। नंबर 1, अचर राशि एवं चर राशि। नंबर 2, बीजीय व्यंजक। नंबर 3, समीकरण। नंबर 4, एक चर वाले रैखिक समीकरण। नंबर 5, समीकरण का हल। समीकरण के हल का अर्थ है एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। नंबर 6, समीकरणों को हल करना जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजक तथा दूसरे में केवल संख्या। अचर राशि और चर राशि के संबोधों का यहाँ पर, अचर राशि और चर राशि की अभिधारणा का यहाँ पर हम पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, 5, 7, 12, 9, 10 और ये सब की सब जो है आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। यदि हम ये कहते हैं कि 5, मुझे कोई वस्तु 5 चाहिए, चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मुझे 5 गेंद चाहिए, तो इस प्रकार मुझे 5 गेंद प्राप्त होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। यदि हम ये कहते हैं कि 5, मुझे कोई वस्तु 5 चाहिए, चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मुझे 5 गेंद चाहिए, तो इस प्रकार मुझे 5 गेंद प्राप्त होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं ये कहता हूं कि मुझे 7 गेंदें चाहिए, तो 7 गेंदें मुझे इस प्रकार से प्राप्त होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन दोनों उदाहरण में हमने पहली बार 5 गेंदें मांगी, मुझे यह प्राप्त हुई। दूसरी बार मैंने 7 गेंदें मांगी, मुझे यह प्राप्त हुई। यदि हम कभी भी किसी भी स्थिति में 7 गेंदें मांगेंगे तो हमेशा हमें संख्यात्मक रूप से इतनी ही गेंदें प्राप्त होंगी। ऐसा नहीं है कि इस समय मुझे 7 गेंदों के रूप में इतनी गेंदें प्राप्त हुई हैं और जब नेक्स्ट टाइम या किसी और दिन या किसी और से हम कहते हैं कि 7 गेंदें दो, तो हमें यहाँ पे 1 गेंद कम या 1 गेंद बढ़ाकर देगा। कहने का अर्थ यह है कि 5 गेंद में संख्यात्मक रूप से गेंदें इतनी ही होंगी और 7 गेंद में भी संख्यात्मक रूप से गेंदें इतनी ही होंगी। चर राशि और अचर राशि को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं, एक का नाम है अभिनव और एक का नाम है अनामिका। मेरे पास एक घड़ा या कोई एक बॉक्स है जिसमें अलग अलग रंग की बहुत सारी गेंदें हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस घड़े में मेरे पास वाइट, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, इस प्रकार ये 5 रंग की बहुत सारी गेंदें इस घड़े के अंदर हैं। अब मैं अभिनव से ये कहता हूं कि वह जाए और इस घड़े में से 5 गेंदें लेकर आए। अभिनव ये 5 गेंदें लेकर आता है। एक लाल गेंद, 2 पीली गेंदें, एक हरी गेंद और एक नीली गेंद। अब मैं अनामिका से भी पुनः 5 ही गेंद लाने के लिए कहता हूं और अनामिका द्वारा लाई गई 5 गेंदें यह है। एक हरी गेंद, एक पीली गेंद, एक लाल गेंद, एक हरी गेंद, एक नीली गेंद। जब हम अभिनव और अनामिका को 5-5 गेंदें लाने के लिए कहते हैं तो इन दोनों उदाहरण में आप देखिए, जो दोनों प्रयोगों में अभिनव द्वारा लाई गई गेंदें और अनामिका द्वारा लाई गई गेंदें रंगों में भिन्न भिन्न हैं, परंतु उनके संख्यात्मक मान एक ही हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे
1 2 3 4 5, यानी अभिनव 5 गेंदें संख्यात्मक रूप से जितनी लेकर आता है, अनामिका भी 5 गेंदें संख्यात्मक रूप से उतनी ही लेकर आती है। यद्यपि यहाँ पर इन दोनों के रंग भिन्न भिन्न हैं। हम देखें तो अभिनव की जो गेंदों के रंग है, जैसे यहाँ पे अभिनव के पीली गेंदें 2 हैं, परंतु अनामिका द्वारा लाई गई गेंदों में पीली गेंद 1 है और हरी गेंद 2 है। परंतु संख्यात्मक रूप से यहाँ पर भी हमें 5 ही गेंद प्राप्त हुई और यहाँ पर भी हमें 5 ही गेंद प्राप्त होती है। चलिए अब इस प्रयोग को हम आगे बढ़ाते हैं और अब सारी गेंदें हमने इस बॉक्स में घड़े में वापस डाल दी और अब मैं अभिनव और अनामिका, जैसे मैंने पहले उनको बोला था कि 5-5 गेंदें लेके आइए, अब मैं अभिनव और अनामिका को ये कहता हूं कि जाइए और इस घड़े में से x गेंदें लेकर आइए। अभिनव को भी कहा जाता है x गेंद लाइए और अनामिका को भी x गेंद लाइए। अब क्या होता है कि पहले हमने उसको 5 गेंदें कहा था, वो 5 गेंदें उसमें से गिन के ले आया, पर अब हमने उसको बोला कि x गेंदें ले आइए और अभिनव के समझ में x का अर्थ 3 गेंदें आता है, यानी अभिनव ये मानता है कि x का अर्थ 3 है और वो इस बॉक्स में से 3 गेंदें लेकर आता है। अनामिका को भी हमने ये कहा कि x गेंदें लेके आइए और जब अनामिका उसमें से x गेंद लेने जाती है तो अनामिका x की जगह 1 2 3 4 गेंदें लेकर आती है। तो इस उदाहरण में अगर आप देखें इस प्रयोग में, तो अभिनव x गेंद के रूप में 3 गेंदें लेकर आता है और अनामिका x गेंद के रूप में 4 गेंदें लेकर आती है। कहने का अर्थ यह है कि अभिनव के लिए इस x का मान 3 है और अनामिका के लिए इस x का मान 4 है। x एक ऐसी संख्या थी जिसका कोई भी निश्चित मान नहीं था। अभिनव ने उस x का मान 3 समझा और अनामिका ने उस x का मान 4 समझा। अब हम इस प्रयोग के आधार पर चर राशि और अचर राशि को परिभाषित करते हैं। अचर राशि, अचर राशि का मान स्थिर रहता है। अचर को वास्तविक संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रयोग के पहले हिस्से में जब हमने अभिनव और अनामिका को 5 गेंद लाने को कहा था, तो दोनों द्वारा लाई गई 5 गेंदें संख्यात्मक रूप से बराबर थी, अर्थात उनके मान स्थिर थे। ये अचर राशि हमारी 1 2 3 4 5 6, यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, वो सभी हमारी क्या होती है, अचर राशि होती है। एक उदाहरण लेते हैं। त्रिभुज के कोणों की संख्या का मान स्थिर है जो 3 है। त्रिभुज हम जानते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, पर किसी भी प्रकार के त्रिभुज में कोणों की संख्या हमेशा 3 ही होगी। चाहे हम समबाहु त्रिभुज लें या हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें या विषमबाहु त्रिभुज की बात करें, प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के कोणों की संख्या 3 ही होगी, अर्थात त्रिभुज के कोणों की संख्या का मान स्थिर है जो 3 है। चर राशि, चर राशि का मान स्थिर नहीं रहता। जैसे प्रयोग के दूसरे हिस्से में जब हमने अभिनव और अनामिका को यह बोला कि वो x गेंदें लेकर आए, तो अभिनव x का अर्थ 3 समझता है और वो 3 गेंदें लेके आता है। अनामिका x का अर्थ 4 समझती है और वो 4 गेंदें लेके आती है। यानी उस x का मान अभिनव और अनामिका के लिए अलग अलग है। यही यहाँ पर हम कह रहे हैं कि चर राशि का मान स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। अभिनव के लिए वो x का मान 3 हुआ और अनामिका के लिए x का मान 4 हो गया। तो एक चर राशि को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर x, y, z, l, m, ये इंग्लिश के जो अक्षर हैं वो हमने प्रयोग किए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह हम हिंदी के अक्षर को भी प्रयोग कर सकते हैं। क, ख, अ इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम x है, हमें नहीं पता कि x का संख्यात्मक मान कितना होगा, इसलिए x हमारी कैसी है, इसका मान बदल सकता है, स्थिर नहीं है, इसलिए x हमारी चर राशि है। ऐसे ही y, z, l, m। इसी प्रकार क, ख, अ, ये भी एक इस तरह की राशियां हैं जिनके बारे में हमें मान पता नहीं है कि क कितना होगा, ख कितना होगा, अ कितना होगा। ये सभी जो हमारी क्या हो गई, चर राशियां हैं। व्यवहारिक जीवन में अचर और चर राशियां। दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो, या बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो चर राशि और अचर राशि को बताते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कक्षा 8 की हम बात करते हैं
और कक्षा 8 में कक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पर 30। अब कक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 30, यह कैसी राशि है? चर राशि है या अचर राशि है? तो हम यहाँ पर देखें तो कक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या कभी भी बदलेगी नहीं, अर्थात आज लें, कल, परसों, महीने के किसी भी दिन, सप्ताह के किसी भी दिन कक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या हमेशा 30 ही रहेगी। अर्थात कक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का मान स्थिर है और वह 30 है। इसलिए कक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या अचर। परंतु कक्षा में प्रत्येक दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, यहां पर हमारी संख्या अलग अलग आ सकती है। यदि हम देखते हैं कि सोमवार को एक हम चार्ट बनाएं और अगर हम देखते हैं कि सोमवार को कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 30 है, सोमवार को हमारे पास 30 विद्यार्थी। मंगलवार को जरूरी नहीं है कि 30 विद्यार्थी पुनः उपस्थित हों, विद्यार्थियों की संख्या घट भी सकती है, 29 हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 27, कुछ भी हो सकती है। इसी प्रकार बुधवार को हो सकता है संख्या 28 से बढ़ के पुनः 30 हो जाए। अर्थात प्रत्येक दिन उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। हम कह सकते हैं कि कक्षा में प्रत्येक दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या स्थिर नहीं है, इसलिए कक्षा में प्रत्येक दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या चर राशि है। चंद्रमा का आकार आप सभी ने देखा होगा, चंद्रमा का आकार रोज एक जैसा नहीं होता, भिन्न भिन्न आकार होता है। चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। इस प्रकार चंद्रमा का आकार जो है वो एक चर राशि है, यह घटती रहती है और बढ़ती रहती है। चर राशि के बाद हम अगले अपने बिंदु पे आते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? हम चरों और अचरों को संयोजित करके बीजीय व्यंजकों को बनाते हैं। इसके लिए हम योग, व्यवकलन 4x + 5 और 10y - 5। बीजीय व्यंजक का एक परिभाषा के लिए हम इस तरह से निरूपित कर सकते हैं, कम से कम एक चर राशि और अचर राशि के बीच गणितीय संक्रियाओं से जो व्यंजक हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक x + 3 में मेरे पास एक चर राशि x है और अचर राशि 3 है और इनके बीच में गणितीय संक्रिया योग की हो रही है। इसी प्रकार इस बीजीय व्यंजक में मेरे पास एक चर राशि y और एक अचर राशि 5 है और इनके बीच में गणितीय संक्रिया घटाने की हो रही है। अगर हम इस बीजीय व्यंजक को देखें 4x + 5, तो इसमें 4 और x के बीच में गणितीय संक्रिया गुणन की हो रही है और 5 इसके साथ योग के रूप में लिखा हुआ है। तो यह जो है एक हमारा बीजीय व्यंजक है और इन सभी बीजीय व्यंजक में गणित की एक संक्रिया योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन में से पालन किया जा रहा है। बीजीय व्यंजक के बाद हमारा अगला बिंदु है रैखिक व्यंजक। यहाँ पे मैंने कुछ व्यंजक लिखे हैं। पहली लाइन में जो व्यंजक लिखे हैं 2x, 2x + 1, 3y - 7 और 12 - 5z। और जो दूसरी लाइन में व्यंजक लिखे हैं x की घात 2 + 1, y + y की घात 2, 1 + z + z² + z³। यदि आप देखें तो पहली पंक्ति में लिखे गए व्यंजक और दूसरी पंक्ति में लिखे गए व्यंजक में क्या अंतर है? जो व्यंजक हमारी पहली पंक्ति में लिखे गए हैं उसमें प्रत्येक चर राशि की घात 1 है। जैसे यहाँ पर x की घात 1 है, इस व्यंजक में भी x की घात 1 है, इस व्यंजक में y की घात 1 है और इस व्यंजक में z की घात 1 है। परंतु जो नीचे व्यंजक लिखे गए हैं उनमें घातें अलग अलग हैं। जैसे पहला जो व्यंजक है इसमें चर राशि x की घात 2 है। जो दूसरा व्यंजक है इसमें y, यहाँ पर y की घात 1 है और यहाँ पे y की घात 2 है। इसी प्रकार जो तीसरा व्यंजक लिखा है इसमें यहाँ z की घात 1 है, यहाँ z की घात 2 है और z की घात 3 है। अर्थात नीचे घातें 1 से अधिक हैं, ऊपर जितने ही व्यंजक लिखे हैं उनमें चर राशि की घात 1 ही है। तो हम क्या कह सकते हैं? रैखिक व्यंजक में चर की अधिकतम घात 1 होती है। इस रैखिक शब्द का अर्थ ही एक घात से है। रैखिक व्यंजक के बाद समीकरण कैसे प्राप्त होगी? यहाँ पर देखिए मैंने पहली पंक्ति में
लिखे हैं कुछ व्यंजक 5x, 2x माइनस 3, 3x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस 5, और इन 3 पंक्तियों में भी कुछ व्यंजक लिखे हैं। इन 3 पंक्तियों में लिखे गए व्यंजक और पहली पंक्ति में लिखे गए व्यंजक में एक विशेष अंतर है, और वह विशेष अंतर है इस बराबर के चिन्ह का, समता के चिन्ह का। जो नीचे 3 पंक्तियों में मेरे व्यंजक लिखे गए हैं उन तीनों ही में कहीं ना कहीं समता का चिन्ह लगा हुआ है, परंतु ऊपर वाली पंक्ति में जो मुझे व्यंजक लिखे गए हैं उसमें कहीं भी समता का चिन्ह नहीं है। तो समीकरण वह होती है जिस व्यंजक में एक समता का चिन्ह आता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, वह समीकरण जिसमें केवल एक चर राशि हो तथा उस चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, क्योंकि रैखिक समीकरण होने के लिए जरूरी है कि चर राशि की घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण है 5x बराबर 25, 2y माइनस 3 बराबर 9। इससे पहले वाले में उदाहरण में आप देखें 5x बराबर 25, यह एक रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पे चर राशि की घात 1 है। 2x माइनस 3 यह भी एक रैखिक समीकरण है, इसमें चर राशि की घात 1 है। 3x प्लस वाई बराबर 5, इसमें चर राशि की घात तो 1 है परंतु यहाँ पर चर राशियाँ 2 हैं, इसलिए यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। और यहाँ पर चूंकि x की घात जो चर राशि उसकी घात 2 है, इसमें भी जो चर राशि है उसकी घात 2 है, इसलिए रैखिक समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार समीकरण को हम अगर एक रूप में लिखें तो इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे एक समीकरण लिखिए 2x माइनस 3 बराबर 7, यह एक समीकरण है, इसमें समता का चिन्ह लगा हुआ है, एक चर राशि है मेरे पास और 3 अचर राशियां हैं 2, 3 और 7। यदि आप देखें तो इस समीकरण में समता के चिन्ह के बाईं ओर एक व्यंजक लिखा हुआ है और समता के चिन्ह के दाईं ओर एक व्यंजक लिखा है। जो समता के चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं बायां पक्ष, और जो समता के चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं दायां पक्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक बीजीय समीकरण में चरों का प्रयोग करते हुए एक समता होती है, इसमें एक समता का चिन्ह होता है। इस समता के बाईं ओर वाला व्यंजक बायां पक्ष और दाईं ओर वाला व्यंजक दायां पक्ष कहलाता है। समीकरण का हल, जब हमने ये सीख लिया कि समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण किस प्रकार बनती है, अब हम उस समीकरण के हल पर आते हैं। समीकरण के हल का अर्थ है कि उस समीकरण में जो भी चर राशि है उसका हमें मान ज्ञात करना है। एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है। जैसे इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा कि ये समीकरण थी, इसमें एक हमारा बाएं पक्ष था और एक हमारा दाएं पक्ष था। बाएं पक्ष में आप देखें तो एक चर राशि हमारे पास x उपस्थित है। समीकरण के हल का अर्थ है कि हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है। ऐसा चर के कुछ मानों के लिए ही संभव होता है और चर के ऐसे मानों को समीकरण का हल कहते हैं। चलिए, जो कथन यहाँ पे हमने कहा इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक समीकरण लिखी है 2x माइनस 3 बराबर 7 और एक कथन मुझे नीचे दिया हुआ है इस समीकरण का हल है x बराबर 5। अब मुझे देखना है कि क्या x बराबर 5 इस समीकरण का हल है। यदि x बराबर 5 इस समीकरण का हल होगा तो x का मान यहाँ पर 5 रखने पे बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर आएगा। इसको हम करते हैं। समीकरण हमारे पास है 2x माइनस 3 बराबर 7, हम x की जगह 5 रखते हैं। 7, 5 दूनी 10 में से 3 घटाते हैं, ये आता है हमारे पास 7 बराबर 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इस समीकरण में x का मान 5 रखते हैं तो बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर आता है। इसका अर्थ यह है कि x बराबर 5 इस समीकरण का हल है। पुनः उसी समीकरण को हम लेते हैं 2x माइनस 3 बराबर 7 और अब की हमें यह दिया है कि परंतु x बराबर 6 इस समीकरण का हल नहीं है। यदि x बराबर 6 इस समीकरण का हल नहीं होगा तो x बराबर 6 रखने पर इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर नहीं आएगा। हल करते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 7, 2x के लिए हमने रखा 6 माइनस 3 बराबर 7, 6 इंटू 2
12 माइनस 3 इक्वल टू 7, ये आता है हमारे पास 9 इक्वल टू 7। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आता है, अर्थात x बराबर 6 इस समीकरण का हल नहीं है। समीकरण को हल करना, समीकरण को हल करने का अर्थ ही यह है कि उस समीकरण में जो भी चर राशि है हमें उसका मान ज्ञात करना है। जैसे इससे पहले वाले उदाहरण में आपने देखा कि x बराबर 6 समीकरण का हल नहीं है और x बराबर 7 x बराबर 5 इस समीकरण का हल था। तो समीकरण को हल करने के लिए हम किस संक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी वह समीकरण पर निर्भर करता है। रैखिक समीकरण अलग अलग प्रकार की होती है और प्रत्येक समीकरण को हल करने के लिए हमें अलग अलग संक्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो यह उस समीकरण पर निर्भर करता है कि हमें किस संक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि समीकरण में चर पृथक हो जाए। जो भी हमें रैखिक समीकरण दी है उस रैखिक समीकरण को हल करने का अर्थ यह है कि उसमें जो भी चर राशि है उसे हमें अलग करना है और बाकी सब अचर राशियां उसके साथ अलग होंगी। कभी कभी ऐसा करने के लिए हमें एक से अधिक गणितीय संक्रियाएं करनी पड़ सकती हैं। गणितीय संक्रियाओं का अर्थ है योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। तो चर को अलग करने के लिए हम उस समीकरण में योग गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। इसको समझने के लिए हमें पक्षांतरण को समझना होगा। किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हमें उसमें पक्षांतरण की विधि अपनाते हैं। पक्षांतरण में क्या करते हैं? पक्षांतरण का अर्थ है कि किसी भी चर या अचर राशि को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाना या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाना, इसी को हम पक्षांतरण कहते हैं। चलिए इस उदाहरण के माध्यम से हम इस पक्षांतरण को समझते हैं। मेरे पास एक समीकरण दी है 2y + 9 = 4। यह मेरे पास एक समीकरण है और हम इसमें पक्षांतरण की विधि लगाते हैं कि पक्षांतरण किस प्रकार से करते हैं। पक्षांतरण करते समय सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखी जाती है वह यह है कि सबसे पहले चर राशि के साथ योग और व्यवकलन में लिखी हुई संख्या का पक्षांतरण करते हैं और पक्षांतरण करने के बाद योग और व्यवकलन में लिखी हुई संख्या का मान, अर्थात मान वही रहेगा परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहां पर हम देखें, ये हमारे पास 2y, एक चर राशि 2 और अचर राशि y है और ये हमारे पास सिर्फ चर राशि 9 है। जब हम पक्षांतरण करेंगे तो सबसे पहले चर राशि के साथ योग के रूप में लिखी हुई संख्या 9 का पक्षांतरण करेंगे, अर्थात हम इस 9 को इस साइड से इस पक्ष में लाते हैं। यहां पर हम देखें तो 9 का चिन्ह प्लस है, धनात्मक है, इस पक्ष में आने पर उसका चिन्ह हो जाएगा ऋणात्मक। यह पक्षांतरण है। इसको अगर हम लिख लें तो 2y = 4 में से 9। क्योंकि जब समीकरण को हम हल कर रहे हैं तो हमें चर को पृथक करना है। अभी यहाँ पे आप देखें तो चर राशि के साथ एक अचर राशि 2 बार उपस्थित है, तो हम 2 का पक्षांतरण भी करेंगे। 2y के साथ गुणा के रूप में है, जब हम पक्षांतरण करेंगे तो गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में परिवर्तित हो जाएगी। तो पक्षांतरण करने पे जब हम 2 को इधर लाएंगे ये बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पे गुणा में था, इधर आके ये भाग में हो जाता है। समीकरण को हल करना, हमने ये सीखा कि पक्षांतरण किसको कहते हैं। अब हम उस पक्षांतरण का उपयोग करते हुए समीकरण को हल करेंगे। समीकरण अलग अलग प्रकार की होगी। हम यहाँ पर पहले उस समीकरण को ले रहे हैं, समीकरण को हल करना जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजक तथा दूसरे में केवल अचर हो या संख्या। जैसे ये मेरे पास एक समीकरण है 2x - 3 = 7। इसके अगर आप देखें तो एक पक्ष में चर राशि उपस्थित है और दूसरे पक्ष में केवल अचर 7। इसको हमें हल करना है और जो भी हमने पक्षांतरण सीखा हम उसका उपयोग करते हुए समीकरण को हल करते हैं। सबसे पहले पक्षांतरण में हम चर राशि के साथ जो भी संख्या योग या व्यवकलन में होती है उसका पक्षांतरण करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चर राशि 2x के साथ 3 व्यवकलन में है, तो सबसे पहले 3 का हम पक्षांतरण करेंगे और 3 जो बाएं पक्ष में माइनस का है दाएं पक्ष में आके उसका चिन्ह प्लस का हो जाएगा। तो हल करने पे हमें प्राप्त होता है 2x = 7 + 3 10।
क्योंकि हमें समीकरण को हल करना है, अर्थात इस चर राशि x का मान निकालना है, चर राशि को हमें पृथक करना है। अभी चर के साथ 2 गुणा के रूप में अब इस गुणा वाली संख्या का पक्षांतरण करते हैं। गुणा की संख्या पक्षांतरण करने के बाद भाग में परिवर्तित हो जाएगी और इसको यदि हम हल करते हैं तो x बराबर 5, यह इस समीकरण का एक हल है। जो हमें हल प्राप्त हुआ, हम उस हल की जांच भी कर सकते हैं कि जो हमें चर राशि का मान प्राप्त हुआ क्या वह सही है या गलत है। इससे पूर्व हमें यह ज्ञात है कि जो भी चर राशि का मान होता है वह यदि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर करता है तो वह उस समीकरण का हल होता है, अर्थात उस समीकरण को संतुष्ट करता है। और यदि उस चर राशि के मान से बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर नहीं होता है तो वह उस समीकरण का हल नहीं होगा। इस समीकरण का हल जब हमने किया तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 5, यानी इस चर राशि में x का मान कितना है 5। यदि हम इसकी जांच करते हैं, x का मान 5 यहां पे रखेंगे और बाएं पक्ष का मान ज्ञात करेंगे और दाएं पक्ष का मान ज्ञात करते हैं। हमने x की जगह यहां पे 5 रखा और देखते हैं कि इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आता है या नहीं। 5 दूनी 10 माइनस 3 बराबर 7, 10 में से 3 गए 7 बराबर 7। यहाँ पर बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, अतः यह x बराबर 5 इस समीकरण का एक हल है। समीकरण, जैसे मैंने कहा कि रैखिक समीकरण हमें अलग अलग प्रकार की मिल सकती है। यहाँ पर एक रैखिक समीकरण हमें दी है जिसमें अचर राशियां परिमेय संख्या के रूप में लिखी हुई हैं। हमें समीकरण दिए x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। ये परिमेय संख्या के रूप में एक समीकरण है, इसको हमें हल करना है। हल करते समय पक्षांतरण की विधि लगाएंगे और पक्षांतरण करते समय जो पहली प्रक्रिया थी हमारी कि चर राशि के साथ योग और व्यवकलन में जो संख्या लिखी होगी सबसे पहले उसका पक्षांतरण हम करेंगे। तो यहाँ पर यह चर राशि x और इसके साथ योग में 5/2 लिखा हुआ है, तो 5/2 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर इस 5/2 को हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो 5/2 का निशान धनात्मक है और जब वो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा तो उसका निशान ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहली चरण में हम 5/2 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाते हैं। इसको हल करने पे हमें प्राप्त होता है -8/2। इसको यदि हम सरल करें 2 से 8 को भाग करें तो -4। क्योंकि इस समीकरण को हमें हल करना है, अर्थात इसमें जो चर राशि है उसका मान हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, x के साथ जो 3 लिखा हुआ है इसे पृथक करेंगे। x के साथ 3 भाग के रूप में है, पक्षांतरण करने पे 3 जो इधर भाग में इधर आके गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। तो x बराबर -4 और ये 3 जब इस पक्ष में आता है तो गुणा में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त होता है x बराबर -12। एक और रैखिक समीकरण का प्रकार है 17 बराबर 9 प्लस 6p। इस समीकरण में आप देखें तो 17 अचर राशि है, 9 चर राशि है, अचर राशि है, 6 भी अचर राशि है और ये p चर राशि है। और हम इस समीकरण को हल करने का अर्थ है कि यहाँ पर हम p का मान ज्ञात करेंगे। जब इस समीकरण को हल करके आप p का मान ज्ञात करेंगे तो हम उत्तर की जांच करेंगे कि क्या हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आता है कि नहीं आता है। यदि इस समीकरण में हम देखें तो p चर राशि बाएं पक्ष की बजाय दाएं पक्ष में है। यदि चर राशि बाएं पक्ष की बजाय दाएं पक्ष में है तो सबसे पहले हम उसको बाएं पक्ष में लाते हैं और इसके लिए पक्षांतरण करेंगे। जब पक्षांतरण करते समय हम बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में और पूरे दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यदि यह दायां पक्ष हम बाएं पक्ष में लाएं और इधर वाला बायां पक्ष दाएं पक्ष में लाएं तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये समीकरण हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें चर राशि हमारे बाएं पक्ष में है और अब हम चर राशि को पृथक करेंगे। सबसे पहले चर राशि के साथ योग के रूप में लिखी हुई संख्या 9 का पक्षांतरण करेंगे। 9 जो इधर धनात्मक है इधर आके ऋणात्मक हो जाएगी। 9 का चिन्ह बाएं पक्ष में धनात्मक था, जब हम उसको दाएं पक्ष में लाते हैं तो उसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है। अब 6 p के साथ गुणन के रूप में है, हम
p को 6 से पृथक करेंगे, 6 गुणा में है, पक्षांतरण करने के बाद 6 इधर हमें भाग के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसको हल करने पे हमें प्राप्त होता है, और इस प्रकार चर राशि p का मान हमें प्राप्त हुआ 4/3। जो भी चर राशि का मान आएगा वह परिमेय संख्या के रूप में भी आ सकता है। हमने आज की इस कक्षा में चर राशियां, अचर राशि, बीजीय व्यंजक और समीकरणों को हल करना सीखा। समीकरणों को हल करने के लिए हमने पक्षांतरण की विधि को लगाया। आपके लिए अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न है। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। x - 2 = 7, y + 3 = 10, 6 = z + 2। ये एक परिमेय संख्या के रूप में समीकरण दिए। 3/7 + x = 17/7, 6x = 12। और ये यहाँ पर जो हमारी अचर चर राशि है वो t है। जरूरी नहीं है कि चर राशि हमेशा x, y, z ही हो। चर राशि वो राशि होगी जो उस समीकरण में अज्ञात है, जिसका मान हमें पता नहीं है। धन्यवाद।